उज़ैर बलोच JIT रिपोर्ट ने सियासत में नया बम फोड़ दिया है। सिंध हुकूमत और वफाकी वजीर अली जैदी आमने सामने आ गए हैं। अली जैदी का दावा है कि सिंध हुकूमत ने जो JITs पब्लिक की हैं वो तब्दील शुदा हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत के नाम इसमें से हज़फ कर दिए गए हैं। यानी भत्ताखोरी, नाजायज कब्जे, टारगेट किलिंग करने वालों का तो जिक्र है, लेकिन इन जराइम की हिदायत कौन देता था, इसका किस्सा गोल कर दिया गया है। इसी तनाजुर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली जैदी साहब ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के 6 नाम भी गिनवा दिए, जिनमें डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा समेत फरियाल तालपुर, अब्दुल कादिर पटेल, डॉक्टर निसार मुराई, सेनेटर यूसुफ बलोच और शर्जील इनाम मेमन शामिल हैं। अपने दावे की तस्दीक के लिए अली जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ क्लिप्स भी चलाकर दिखाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे लुबाब और खुलासा अगर किया जाए तो वो ये बनता है कि सिंध हुकूमत ने JITs में शामिल अपने रहनुमाओं को बचाने के लिए 2 नंबरी की, जिसका सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। अली जैदी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फौरी जवाब सिंध हुकूमत के वज़रा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिया, जिसमें सईद गनी, अब्दुल कादिर पटेल और मुर्तजा वहाब ने अली जैदी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और सवाल ही उठाया कि अली जैदी को ये रिपोर्ट किसने दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरका का लबो लहजा बता रहा था कि पीपल्स पार्टी को अली जैदी पर बहुत गुस्सा है, लेकिन हकीकत यह भी है कि अली जैदी के सवाल में भी बड़ा वजन है कि इतनी देर से ये JIT रिपोर्ट सिंध हुकूमत के पास हैं, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले का नोटिस लेगी? इसी पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबा डोगर साहब मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, आप क्या कहते हैं? अब 2 मौक़िफ़ सामने आ गए हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब भी तर्जुमान है सिंध हुकूमत के, और जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब यह पूरी मुकम्मल JIT है। दस्तखतों की अली जैदी ने बात की थी, दस्तखत नहीं हो गए थे, दस्तखत भी हैं। तो अब ये तो सुप्रीम कोर्ट से अली जैदी साहब कह रहे हैं जी वो अज़कुत नोटिस ने पहले ही ये सारा मामला अदालतों से होकर आया है, ये कब तक चलता रहेगा ऐसे? उसामा साहब, मामला ये है कि जो अली जैदी साहब JIT रिपोर्ट लेके आए वो भी उन्होंने खुद नहीं बनाई, वो भी इदारों ने ही बनाई और हुकूमत की हदायत पे एक JIT तश्कील दी गई, वो JIT की एक रिपोर्ट बनी। अब मामला ये है कि उस रिपोर्ट के ऊपर 2-3 लोगों के दस्तखत नहीं है। यानी आप समझ लें कि सिंध जो हुकूमत है, जब उसका नाम आया जरदारी साहब का, फरियाल तालपुर साहिबा का, अब्दुल कादिर पटेल का, बाकी उनके जो लोगों का जब नाम आया तो उस पे हुकूमत चूँकि पीपल्स पार्टी थी कि सिंध में, तो उन्होंने CTD और स्पेशल ब्रांच को कहा कि आप उस ऊपर दस्तखत नहीं करें। बाकी इदारों ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसी दौरान उसी JIT के अंदर उसी दौरान 164 का बयान उसी JIT की रोशनी में 10 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उज़ैर बलोच साहब का वो भी रिकॉर्ड पे है। उस 164 का बयान जो JIT से ज्यादा मुस्तरद बात होती है, क्योंकि अदालत के रूबरू जो बयान होता है उसकी एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट होती है और उसकी हैसियत होती है। पुलिस के सामने दिया हुआ बयान या JIT की रिपोर्ट की वो कानूनी इस तरह मुस्तरद हकीकत नहीं होती, क्योंकि कोर्ट की मर्जी है उसको एडमिसिबल समझे या ना समझे। लिहाजा उसके बाद जिस तरह साना माल्टाउन के ऊपर JIT बनती रही, वहां पे हुकूमत की ख्वाहिश पे हुकूमत ने दोबारा एक JIT बनाई। उस JIT के अंदर से नाम तो निकलवा दिए गए सरपरस्तों के जिनकी वहां पे ये काम हो रहे थे, लेकिन फुटप्रिंट फिर भी रहे उसके अंदर। यानी जो नई JIT है जो 7 साइनों वाली ये कहते हैं, उसको अगर 164 का बयान मिला के पढ़ा जाए तो पहली JIT के साथ कोलैबोरेट हो जाती है ये दूसरी JIT, तो बिल्कुल उसके आ जाती है पैटर्न पे। दूसरी बात यह है कि पहली JIT के अंदर खुद ये बात लिखी भी गई थी उसमें भी कि कुछ ऐसी जो JIT का है या कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है बहुत सारी जो कि हायर अथॉरिटी जो है उनके पास वो है, इस JIT का उनको हिस्सा नहीं बनाया गया। ये जो दूसरी JIT की मैं बात कर रहा हूं, तो मामला ये है कि ये JITs 2 है। जिस तरह साना माल्टाउन के ऊपर पहले एक JIT बनी, उसके ऊपर अदम तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया गया, फिर दूसरी एक JIT बना दी गई। तो इसी तरह उज़ैर बलोच के ऊपर 2 JIT बनी। ठीक है, एक और एक सामने लाई है और एक जो है वो अली जैदी सामने। इसमें एक सवाल पैदा होता है, अब वो जो JIT पेश जिस JIT की रिपोर्ट उन्होंने पेश की उसमें सारे फेडरल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें प्रिंसिपल गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन सारी बात है। अब सिंध हुकूमत जो है उसकी मर्जी के बगैर स्पेशल ब्रांच या पुलिस साइन तो नहीं। डॉक्टर साहब यही तो बात मसला यही अलमिया है कि वो जो अली जैदी साहब जिसको मुसद्दिका समझ के वो जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उस रिपोर्ट में सिंध गवर्नमेंट तो उसको चैलेंज कर रही है। वो तो ये कह रहे कि नामुकम्मल तो है जब तक वो कह रहे कि उसमें हमारा इनपुट ही नहीं है। असल में उन्होंने खुद कहा
कि इसमें इख्तलाफ आ गया था, JIT में इख्तलाफ आ गया था। जो फेडरल गवर्नमेंट के अदारे थे और जो सिंध गवर्नमेंट के जो उसमें मेंबर्स शामिल थे, उनमें आपस में इख्तलाफ आ तो गया। इख्तलाफी नोट आ जाता साइन तो करने चाहिए थे ना सिंध हुकूमत को, साइन से किसने रोका? गवर्नमेंट ने उस पर साइन नहीं किए। अब एक फेडरल गवर्नमेंट की है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। अब दोनों में कई जगहों पे आके तजादात हैं, जहां पर कुछ जगहों पे जो ज़ैदी साहब जो उनकी पसंद का पोर्शन है वो उसमें वो शामिल कर रहे हैं कि अज़हर बलोच जो भी करता रहा वो इस बंदे की एमा पे करता रहा, और जहां पे सिंध गवर्नमेंट आती है वहां पे वो पोर्शन दो JIT को अगर साइड पे भी डोगर साहब रख दें तो 164 का बयान तो अदालत के सामने है ना, उसको तो सिंध हुकूमत चैलेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो 164 का बयान जो है उसके अंदर पूरी सीरीज लिखी हुई है, उसके अंदर वो बताते हैं किस तरह अली ज़ैदी साहब उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो JIT पर ही हैं। 164 के बयान की तो उस तरह बात ही नहीं कर रहे। और एक और ईरान को उसामा से बड़ी अहम बात इसमें, उस JIT के अंदर नुसरत मंगन साहब जो IGP जेल खाना जार सिंध से अरसा दराज से, जिन्होंने जरदारी साहब को लुक आफ्टर किया, उज़ैर बलोच बुलाते हैं कि जब वो जेल में गए तो उनको नुसरत मंगन जो उस वक्त सुप्रीडेंट जेल थे और जो आबदी साहब हैं, उन्होंने इस तरफ लाया कि पीपल पार्टी के साथ ये सारा जो पीपल्स अमन कमेटी बनी। हैरान कुन बात यह है कि वो उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए के नजायज असासा जात की एक इंक्वायरी नैब के अंदर पेंडिंग है। उनकी बहुत सारी जायदादें हैं, उन्होंने भर्तियां गैर कानूनी की। IG कितनी देर रहे हैं कराची के वो सिंध में, उनका नाम आया, उनके ऊपर किसी ने तहकीक नहीं की। जिस तरह ऐसे ही लेकिन ये जैसे सिंध का हल क्या है? दो दारों को रोक दिया, एक पीपल्स पार्टी का है, एक अली ज़ैदी साहब का है। ये भी सवाल है कि वो अब उनकी बतौर वजीर तो ये जिम्मेदारी नहीं है कि पोर्ट्स एंड शिपिंग का वजीर हो और वो इस तरह की चीजें लेकर आए, तो क्या अदालती फिर ये सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, वो कहते हैं आज खुद नोटिस ले, ये क्या तरीका है? अली ज़ैदी साहब ने ये कहा है कि उनको PM का मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, इसीलिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उनके साथ बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि ये अब अली ज़ैदी ने ये PTI का मौक़िफ़ था, तो फिर वाकई हुकूमत चली जाए ना, आज खुद नोटिस की क्या बात हुई? अच्छा, सबसे इसका आसान मैं हल बताता हूँ। जो FIA है, अच्छा, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर एक है CTW, काउंटर टेररिज्म विंग, जिसके तहत बेनजीर का केस है, मुशर्रफ का केस है, हमला केस, वो काउंटर टेररिज्म का केस जो है उसके अंदर FIA को प्रोसिक्यूट कर सकती, इन्वेस्टिगेट कर सकती। अगर चीफ जस्टिस ले ले तो फिर भी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है दोबारा, और दूध का दूध पानी का पानी। चलो, ये तो अब लग रहा है ना वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के दरमियान एक और मामला खड़ा हो गया, कत्ल हुए, उनका नून लीग और पीपल्स पार्टी के हाथ पे तलाश किया जाए जो 198 लोग, वो अलग से मुकदमात चलने। अब ये जो सियासी नाम आ रहे हैं, असल तो इसका मामला था। खैर, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अब फिर दूरियां होती चली जा रही हैं। कुछ ही अर्सा पहले आया था कि शहबाज शरीफ साहब जो ही ठीक होंगे, सेहतयाब होंगे, कोरोना के टेस्ट मनफी आएंगे, जो अब आ गए, तो उसके बाद फिर APC की बात थी और हुकूमत के मुखालिफ कोई तहरीक की बात थी। अब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब का भी बयान आ गया है, बड़ा दिलचस्प बयान है। वो कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ में तो कोई मुतबादिल है ही नहीं इमरान खान का, तो लिहाजा -1 वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक लाना ही आखिरी रास्ता नजर आता है अब उनको। और वो समझते हैं कि जी ये भी चाहते हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे, लेकिन अगर मुल्क बचाना है उनकी नज़र में आवाम की सहूलत के लिए तो अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए। एक बड़ी सख्त बात उन्होंने कह दी कि जी इमरान खान अगर अपना मुंह बंद रखें तो गवर्नेंस में बेहतरी आ सकती है, 50% मामला बेहतर हो सकते हैं अगर इमरान खान अपना मुंह बंद रखें। बाबर साहब क्या कहते हैं आप? ये पहले तो शाहिद खान अब्बासी साहब की जो स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब अगर अपना मुंह बंद रखें तो जी 50% चीज़ें जी, वो 50% इस तरह से कि इमरान खान जो बार बार कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, वो जो इनकी करप्शन की बातें करते हैं, जो नवाज शरीफ ने जो करप्शन की बात करते हैं, शहबाज शरीफ की करप्शन की बात करते हैं, अगर वो ये बातें ना करें तो उनका ख्याल है कि इससे बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब वो ये कह रहे हैं कि जी -1 नहीं हो सकता। कभी ये अपने मनपसंद मीडिया हाउसेस के जरिए से ये खबरें लगाते हैं कि PTI के MNAs जो हैं वो राब्ता मिनिस्टर्स राब्ता कर रहे हैं, PMLN के MNAs हैं या उनके जो लीडर्स हैं उनके रिश्तेदारों से कि अगर PMLN अदम एतमाद की तहरीक लेके आती है तो वो उसको सपोर्ट किया जाए। वो तो कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक, लेकिन सर अदम एतमाद की तहरीक कहाँ से लेके आएंगे? अभी ये स्पीकर नेशनल असेंबली जो है इनके खिलाफ ये लेके आए ना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि नून लीग और ये सारे इत्तेहादी जो है ये कितने पानी में। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि ये एक टेबल पे तो इकट्ठे हो नहीं सकते, एक टेबल पे बैठ नहीं सकते। शहबाज शरीफ जब तक हैं उस वक्त तक कोई APC नहीं होगा। और क्या हुआ? मैं आपको आज एक बात समझ साहब आज एक बात सुन लें,
जब तक शहबाज शरीफ है अपोजिशन में अलायंस नहीं हो सकता। ये मेरी बात लिख के रख लें। वो मरियम थी जो बिलावल भुट्टो के पास चली गई और जिसकी वजह से ये एपीसी हुई, और जो एपीसी के फैसले हुए थे वो भी शहबाज शरीफ ने एग्जीक्यूट नहीं होने दिए। अच्छा, तो ये सेनेट के इलेक्शन में अगर नून लीग देखेगी ना तो वो कहते हैं ना कि मुड़ के जो देखा तो अपने दोस्तों से मुलाकात हो गई, तो इनको अपने चेहरे ही नजर आएंगे, कोई बाहर का चेहरा नजर नहीं आएगा। तो ये वही सर वही है कि जब नवाज शरीफ ने आना तो शहबाज शरीफ की गाड़ी एयरपोर्ट नहीं पहुंची, तो शहबाज शरीफ की गाड़ी एपीसी तक नहीं है ना। शहबाज शरीफ साहब तो नहीं है, जहां मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, मरियम आ जाएंगी, वहां शहबाज सर अब इमरान खान साहब कहते हैं कि एनआरओ नहीं होना। दूसरी तरफ मरियम तो खामोश है, वो तो घर से बाहर नहीं निकलती, उनका ट्विटर बंद है, उनका मुंह बंद है। नवाज शरीफ जो है वो लंदन में बैठे हुए हैं, वो तो घर से वो भी नहीं, जितना निकलते हैं और जितना बोल रहे हैं वो आपके सामने है। तो मुझे लग रहा है कि ये एनआरओ ही है। इस एनआरओ के तहत शरीफ फैमिली हुकूमत के खिलाफ कोई स्टेप नहीं लेगी। चले फिर एक और बड़ा जुबानी जंग होगी, जुबानी लड़ाई होगी। प्रैक्टिकली नून लीग किसी गवर्नमेंट के खिलाफ मुहिम का हिस्सा नहीं बनेगी। तो फिर ये जहां पे चीजें सेटल हुई थी ना, ये वहां पर सेटल हुआ था, और ये उसी ही का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ये था कि नवाज शरीफ बाहर जाएंगे, मरियम घर में खामोश बैठेंगी। पार्ट 2 ये था कि नून लीग किसी बड़े अपोजिशन अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। आपको मैं आज ये स्टोरी दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात अभी तक तो यही नजर आ रहा है। तो फिर असद खरल साहब, अगर बाबर साहब की बात ठीक है कि शेख रशीद कहते हैं कि जी वो शहबाज शरीफ में एक ही पार्टी में है, और तो शहबाज शरीफ साहब अगर नहीं फ़ोन उठा रहे बिलावल का, और बिलावल साहब उस पर बड़े मायूस हैं, वो राबता नहीं हो पा रहा शहबाज शरीफ से, तो उन्होंने कहा है अपनी पार्टी को कि कोई मुतबादिल हिकमत अमली देखें, दीगर लोगों से राबता करें। तो अब माइनस शहबाज शरीफ को अपोजिशन इकट्ठी हो सकती है, मौलाना फजल रहमान से राब्ते हो रहे हैं, तरीके आदम साहब ने जो बात की है ना, उससे आगे थोड़ी सी मैं बात बता रहा हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि नून लीग जो है वो हुकूमत के खिलाफ किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी, किसी मूव का हिस्सा नहीं बनेगी। जी, ये बात बिल्कुल 100% ठीक है। और दूसरी बात ये है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मायूसी का शिकार है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी, ये बात भी लिख लें। तो वो भी तो राबता करने का कह रहे हैं। जरदारी साहब या बिलावल साहब हुकूमत के खिलाफ किसी का कह रहे हैं, हिस्सा छोड़ दे। मुझे तो आपकी बात नहीं समझ आ रही, किसी की छोड़ दे। आपने राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा हमारे प्रोग्राम में, फजल रहमान साहब, ये कोरोना तक का वक्त है सिर्फ हुकूमत के पास, किसने कहा? ये ख्वाजा साहब हमारे प्रोग्राम में, एहसन इकबाल साहब आए, उन्होंने क्या बातें कही? ख्वाहिश के ऊपर एक कोरोना से पहले क्या हो रहा था उसामा साहब? उस सेनेट का इलेक्शन आपके